हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जैसे मैंने डिस्कस किया था जो साइंस का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो ये आपका मोस्टली 9th और 10th में आपको दिया गया है और बहुत बार इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सीटेट में पूछे जाते हैं। जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसको सर्किट में कनेक्ट करने का दो मेथड होता है। एक जिसको बुलाता है सीरीज यानी श्रेणी क्रम, दूसरा होता है पैरेलल यानी समांतर, है ना। तो जो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दो है। इस पे देखेंगे हम लोग कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसका यूज़ क्या है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, वो देखते हैं। चलिए देखिए, सपोज़ अगर मैंने 3 रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से सर्किट में दिखाते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये जो है ये क्या है, R3 है ना। सो 3 रेजिस्टेंस है। और एक बात, इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। इसका जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे कि इसका यूज़, किसका यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। तो डेरिवेशन जो है वो नहीं आने वाला है आपको एग्जाम में। ओके, तो देखिए आपको यहाँ 3 रेजिस्टेंस दिया है। वैसे ही 3 रेजिस्टेंस को अगर मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब R1 ये हो गया, R2 और ये हो गया R3, तो यहाँ 3 जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि ये जो है ये कितने ओहम का है, ये है 3 ओहम का, और ये भी क्या है 3 ओहम का, और ये भी क्या है, ये भी है 3 ओहम का। तीनों का जो प्रतिरोध है वो क्या है, समान है। सिमिलरली यहाँ भी ये तीनों जो है क्या है, 3 ओहम के प्रतिरोध है। सो दिस इज ऑल्सो 3 ओहम, ये भी 3 ओहम है, और ये भी क्या है, ये भी 3 ओहम है। सेम रखा है मैंने। अब देखिए, अब इसका जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा RS, सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए मैं RS लिख रहा हूँ। RS इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो है ये मेन फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम में यूज़ होता है कि किसी भी सर्किट में अगर हम लोग 3 प्रतिरोध को अगर अटैच करेंगे सीरीज़ में यानी श्रेणी क्रम में, तो सर्किट का जो टोटल प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, इन तीनों का सम, मतलब 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो अगर इसको मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 3 + 3। तो जो हमारा जो रिजल्टेंट ये RS आएगा, ये RS कितना आएगा, RS आएगा 9, है ना। ओके, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो 3 प्रतिरोध है, तो इसमें यहाँ से जब करंट इंटर करेगा, करंट जो है, विद्युत धारा जो है इंटर करेगी I, तो वही जो करंट है वो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो जब हम लोग 3 जो रेजिस्टेंस होता है उसको जब कनेक्ट करते हैं, है ना, तो उसमें करंट क्या होता है, करंट जो होता है वो समान होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो करंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, हाँ, वो क्या होता है, वो सेम होता है। ओके, इसमें क्या होगा, करंट सेम होगा। अच्छा, अब देखिए जैसे इसका जो वोल्टेज होगा, इस रेजिस्टेंस R1 का वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा और इसका वोल्टेज V3 होगा। सो जो टोटल वोल्टेज होंगे क्या होगा, V1 + V2 + V3। तो जो श्रेणी क्रम होता है उसमें हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो करंट सेम होगा लेकिन जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। याद रखिएगा, ये आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो उसमें आप ये लिख के रखिएगा। ठीक है, सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, अलग होता है। चलिए इसमें देखते हैं अब समांतर क्रम में क्या होगा। देखिए, अगर समांतर क्रम में भी हमने 3 रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में रखा है, तीनों हमने 3 ओहम लिया है, तो जो करंट यहाँ से जब इंटर करेगा तब अब वो जो करंट है, देखिए कुछ करंट जो होगा वो इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट क्या होगा, इसमें जाएगा। तो सपोज़ इसमें जो करंट जा रहा है उसको मैं बोलूँगा I1, इसमें जो करंट जा रहा है उसको बोलूँगा I2 और इसमें जो करंट जा रहा है उसको क्या बोलूँगा मैं, I3। तो इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली, करंट क्या है, तीनों अलग अलग है। इसमें करंट क्या था, सेम था, इसमें क्या है, करंट अलग अलग है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो करंट होगा, I होगा, वो क्या होगा, इसमें डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, 1/, ये कैसा है, पैरेलल में, इसलिए मैं लिखूँगा RP। इसका फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2 + 1/R3। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया सीरीज़ का और ये हो गया किसका,
पैरेलल का। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो ये तो आ गया था 9, यही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करके देखते हैं। सो ये होगा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है 3 है, 1/R2 कितना है 3 है, 1/R3 कितना है 3 है। तो उसका बेस सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये 1 + 1 + 1 मतलब कितना हो गया ये 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। हमको RP चाहिए तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा नहीं रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो RP कितना मिला हमको 1 ओहम मिला। अब देखिए इसमें जो डिफरेंशिएट है, जो इसमें अंतर है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें करंट क्या होता है, श्रेणी क्रम में करंट सब में समान होता है, करंट सेम होता है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो करंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें वोल्टेज क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है ना, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम लोग पैरेलल में समांतर में किसी प्रतिरोधक को अटैच करते हैं, लगाते हैं, तो इन सब का जो रिजल्टेंट जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो इसमें वोल्टेज क्या होगा, सबका सेम होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें करंट सेम है, इसमें करंट अलग है, इसमें वोल्टेज अलग है, इसमें वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। सीटेट के एग्ज़ाम में आपको ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ये वाला। उसके बाद देखिए अब इसमें, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कौन से सर्किट में इसका इस्तेमाल होगा। जहाँ भी देखिए रेजिस्टेंस जो है, हमको अगर सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं अगर रेजिस्टेंस को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। और पैरेलल का यूज़ कहाँ होगा, समांतर का यूज़ कहाँ होगा, जिसमें हमको रेजिस्टेंस को क्या करना है, कम करना है। जैसे देखिए आपने यहाँ देखा होगा कि इसमें जो रिजल्टेंट जो हमको आंसर आ रहा है, जो टोटल जो रेजिस्टेंस आ रहा है सर्किट का, वो हर एक सर्किट के वैल्यू से क्या हो रहा है, देखिए हर एक वैल्यू से क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो रिजल्टेंट जो आता है आंसर है ना, जो रिजल्टेंट होता है रेजिस्टेंस टोटल, वो क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसमें पैरेलल में जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आता है वो हर एक रेजिस्टेंस से क्या होता है, वो हर एक रेजिस्टेंस से कम होता है। देखिए हर एक रेजिस्टेंस का इसमें वैल्यू कितना था, 333 ओहम, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आया है वो कितना आया है, 1 ओहम। तो इसलिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ हमको रेजिस्टेंस सर्किट में कम चाहिए तब इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो किसका यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा है ना, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इसमें जो है जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, कम रहेगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए नेक्स्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए बहुत जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग जगह, हीट का यानी ऊष्मा का। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वाटर बॉयलर है ना, देखिए पानी को उबालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का क्या करते हैं, हम लोग विद्युत धारा का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिक जो कुकर होता है ना, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, दैट इज़ इलेक्ट्रिक कुकर। तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है, हीटिंग जो इफ़ेक्ट होता है ना, जो हीट होता है। मैंने आपको बताया है कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन होगा जब वो वायर से जाता है, जब वो वायर में जाएगा तो उसमें से क्या होता है, जो उसके एटम्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर ये वायर है ना, ये अगर वायर है, यहाँ उसके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जैसे कॉपर वायर है तो कॉपर के क्या होंगे, एटम होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जब इसमें से फ्लो होंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से उनका जो वेग होता है बहुत तेज होता है। तो जब वो अंदर जाते हैं तो उसके जो एटम्स हैं उनसे क्या होता है, वो टकराते हैं। टकराने की वजह से क्या होता है, उनका जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसलिए देखिए हम लोग अगर कोई भी इक्विपमेंट जो करंट पे चलता है उसको अगर हम लोग बहुत टाइम तक यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मोबाइल अगर हम लोग बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग टीवी बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, देखिए वो गर्म होने लगता है। क्यों, यही मेन उसका रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब टकराएंगे तो क्या होता है, उसमें कुछ एनर्जी जो है उनका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसी का यूज़ करके हम लोग बहुत अलग अलग इक्विपमेंट जो हैं इसका हम लोग यूज़ करते हैं। दैट इज़ नथिंग बट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट। जैसे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं तो कपड़े प्रेस करने के जो हम लोग आयरन यूज़ करते हैं उसमें भी इसी का यूज़ किया जाता है। हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, हम उसको करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और वो क्या होता है, जितना ज़्यादा टाइम तक हम क्या करेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उतना ही क्या होता है, जो आयरन है वो गर्म होता है, राइट। ठीक है, तो ये अलग अलग उसके एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक कुकर है, खाना बनाने का जो कुकर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उसमें कौन सा तार यूज़ होता है, नाइक्रोम का तार यूज़ होता है। उसके बाद देखिए जो अगला इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, जो पहले के जो लाल कलर के जो बल्ब होते थे, अगर आपने वो देखा होगा तो उस लाल कलर के जो बल्ब में इस तरीके से दो तार होते थे और उस दोनों तारों के बीच में, मान लीजिए ये बल्ब का बेस है और इन दोनों तारों के बीच में एक हल्का सा ऐसा पतला सा तार होता था। वो जो तार है वो कौन सा तार होता है, वो होता है टंगस्टन का तार, है ना। तो जो टंगस्टन का जो तार होता है ये यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है कि क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो गलनांक है ना, मेल्टिंग पॉइंट यानी जो गलनांक होता है वो इसका बहुत ज़्यादा है। इसका कितना है गलनांक, वो है 3380 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लिख के रखिएगा, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछे। तो जो टंगस्टन का जो गलनांक है वो कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना ज़्यादा जो उसका गलनांक होने की वजह से, इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जब इसमें करंट फ्लो होता है ना, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता ही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में उसका कन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, है ना। इसलिए अभी बहुत जगह जो है हम लोग एलईडी का यूज़ करते हैं। तो टंगस्टन का यूज़ किया था इलेक्ट्रिक बल्ब में। उसके बाद देखिए ये जो है ये एक आपको फॉर्मूला है, दैट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको बोलते हैं। बहुत बार आपको कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें आपको आई दिया होगा, आर दिया होगा, टाइम दिया होगा, आपको हीट पूछेगा, है ना। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई टीवी है, टीवी में अगर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस आपको दिया है 2 ओहम और वो टीवी जो है 1 घंटे तक चालू है, तो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला है H=I²RT, इसका आपको इस्तेमाल करके आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट जो है देखिए एक ये भी फॉर्मूला है, दैट इज़ पावर इक्वल्स टू क्या होगा, V/I, वोल्टेज इंटू करंट। बहुत बार इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए ये है 1 किलोवाट हावर, कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जिसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। जैसे हर महीने हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, तो उस पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिखा होता है कि एक महीने में आपने कितना यूनिट यूज़ किया। तो जब एक यूनिट, मीटर का जो राउंड, पहले जो मीटर आते थे उसमें ऐसा चक्की घूमता था, तो जब एक राउंड, जब यहाँ से यहाँ एक राउंड पूरा कंप्लीट होगा, मतलब वो हो गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आपने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ की। सो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की मतलब कितना एनर्जी हमने यूज़ किया, दैट इज़ नथिंग बट 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, इसी को बोलते हैं हम 1 यूनिट या 1 किलोवाट हावर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है फ्यूज़ वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संगलक तार। अब ये फ्यूज़ वायर एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए इस तरीके से देखा होगा आपने, चीनी मिट्टी का होता है, इसके बीच में एक पतला सा ऐसे तार होते हैं, इसका हम लोग मोस्टली घर में यूज़ करते हैं। पहले इस तरीके के फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल होता था। तो जो संगलक तार है, जो फ्यूज़ वायर है, ये फ्यूज़ वायर एग्जैक्टली करता क्या था, तो ये जो फ्यूज़ वायर है ये हमारे जो घर में जो मेन बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है, उसमें ये लगा होता है। ये हमारे जो घर की जो इक्विपमेंट्स है उनको क्या करता है, उनको बचाने का काम करता है। अगर गलती से कभी बहुत ज़्यादा करंट अगर आ गया तो ये क्या करता है, उसको स्टॉप करता है। किस तरीके से करता है, देखिए जो फ्यूज़ वायर है तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा। जो पहले के जो फ्यूज़ वायर थे तो उसमें इस तरीके से बीच में यहाँ एक पतला सा क्या होता था, तार होता था। तो मान लीजिए कि यहाँ से बाहर से जो वायर है और ये हमारे घर में जा रहा है वायर, तो यहाँ से जो करंट है इसका एक स्पेसिफिक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। मान लीजिए इसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेल्टिंग कुछ पॉइंट है, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि 10 मेल्टिंग पॉइंट अगर कुछ है इसका, ठीक है। तो अगर कभी करंट जो है बहुत ज़्यादा आ गया
अगर 10 के ऊपर करंट आ गया तो उस वक्त क्या होता था कि ये जो वायर है ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने की वजह से ये जो बीच का जो वायर है ये जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो आगे करंट पास होगा कि हमारे घरों में करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे इक्विपमेंट्स होते थे वो क्या होते थे, बच जाते थे। तो इसकी वजह से ये फ्यूज़ वायर जो है, संगलक तार जो है, इसका इस्तेमाल घरों में किया जाता था। तो जो स्पेसिफिक इसका क्या होता है, स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसको हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, हमेशा सीरीज़ में, पैरेलल में यानी समांतर में कनेक्ट नहीं किया जाता है। अलग अलग तरह के फ्यूज़ जो वायर हैं, संगलक तार यूज़ होते थे। अभी बहुत सारे उसको मॉडिफाई किया गया है। जैसे पहले ये जो पुराना था उसको बोलते थे सिरामिक फ्यूज़। क्या इसका नाम था, सिरामिक फ्यूज़। जो और एक टाइप का जो सर्किट होता है, जो जैसे कंप्यूटर सर्किट हो गया, छोटे छोटे सर्किट हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए, उसमें आपको ऐसा सिलेंड्रिकल एक चीज़ मिलेगा, जैसे टीवी में देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको, उसको बुलाया जाता है कार्ट्रिज फ्यूज़। और अभी जो हमारे घरों में यूज़ किया जाता है, जो स्विच हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, उसको क्या बुलाया जाता है, दैट इज़ नथिंग बट MCB, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना, दैट इज़ MCB। अब हम लोग के घरों में कौन सा यूज़ होता है, ये MCB में, दैट इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूज़। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट इज, देखिए क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे हमने अभी देखा कि जो हीटिंग इफेक्ट था, है ना, कि जो करंट के वजह से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट, उसका जो हीटिंग इफेक्ट है हमने वो देखा। वैसे ही सेम जो करंट है, हमको पता है कि जब भी कोई वायर है ना, उसमें से जब विद्युत धारा प्रवाह होती है, जब करंट फ्लो होता है, तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। तो उसी का इस्तेमाल करके एक आपको कभी कभी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट सोलेनॉइड। ये जो है सोलेनॉइड है। बेसिकली सोलेनॉइड क्या होता है, जो सोलेनॉइड होगा, एक आपको ऐसा सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट लेना है, उसके ऊपर क्या करना है, कॉपर का वायर ऐसे लपेटना है और उसको आप निकाल दीजिए, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस स्ट्रक्चर यू विल गेट, ओके, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने क्या बनाया है, ये जो है एक तरीके का क्या है, ये सोलेनॉइड है। बहुत बार क्वेश्चन इस पर भी पूछे जाते हैं। देखिए अब ये जो है एग्जैक्टली होता क्या है, दिस इज नथिंग बट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब एक ये कॉपर वायर है, इस तरीके से बहुत बार इसको क्या होता है, लपेटा जाता है, और इसमें मैं यहाँ मैंने क्या अटैच किया है, दिस इज नथिंग बट बैटरी। हाँ, याद रखिएगा, सेल और बैटरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग जब इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आपको ऐसा दिखाई देगा, तो ये जो क्या होता है, ये जो होता है ये सेल है, ये एक होता है। और जब एक से ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, है ना, एक से ज़्यादा हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो इसको बुलाया जाता है बैटरी। जैसे जो घड़ी होता है, घड़ी में हम लोग एक सेल यूज़ करते हैं, है ना, रिमोट में हम लोग एक सेल नहीं, रिमोट में हम लोग 2 सेल यूज़ करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं रिमोट की बैटरी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट आप देख रहे हो, अगर आपको एग्ज़ाम में कोई पूछा गया है ना, कोई स्ट्रक्चर है, कोई सर्किट दिया गया है सीटेट के एग्ज़ाम में, तो उसमें ये होगा सेल और ये होगा बैटरी। तो यहाँ जो है, यहाँ मैंने बैटरी दिखाया है, तो बैटरी यहाँ डिनोट किया है, और ये जो है ये की है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा, प्लस से माइनस की तरफ करंट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, तो जब यहाँ करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इस वायर में क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसमें यहाँ से ये मैग्नेट की तरह काम करता है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक, सपोज ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, साउथ पोल पे, है ना। इस तरीके से नॉर्थ पोल से निकलेगा और कहाँ जाएगा, वो साउथ पोल पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से वो क्रिएट करता है, लाइक दिस। तो इसी को क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है सोलेनॉइड। और इसके अंदर जो फील्ड होगा, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, आप नोट्स में आप लिख रहे हैं तो इसको आप नोट डाउन करके रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चुंबकीय प्रभाव होता है इन अ सोलेनॉइड, वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। तो इसके अंदर जो होगा ये क्या रहेगा, यूनिफॉर्म
फॉर्म रहेगा। तो इसमें सोलेनॉइड में यहाँ एक हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। जैसे एक मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होता है सेम उसका प्रॉपर्टी सोलेनॉइड भी क्या करता है, फॉलो करता है। जितना ज़्यादा इसमें करंट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा, जितना ज़्यादा पावर उसका करंट का होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उतनी ज़्यादा बनेगी और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जो मैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टी होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट क्या करेगा, बनेगा। ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैंने जितना टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया है। इसके आगे के जो टॉपिक होंगे वो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।